नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस फिल्म के संवाद बेहद ही अमर्यादित और निम्न स्तर के हैं। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने आदि पुरुष के डायलॉग को पढ़ते हुए उसे अशोभनीय करार दिया। उन्होंने फिल्म को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संवादों पर प्रहार करते हुए उन्हें आपत्तिजनक भी कहा। आदि पुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है, उसकी भाषा है, वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास से जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं, वो निम्न स्तर के हैं। जली ना और जलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जिसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचम सर संघ चालक कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन की पुण्य स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित हुई इस संगोष्ठी में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। राम राज्य की स्थापना और उसमें आने वाली अड़चनें और उसके समाधान विषय पर बोलते हुए अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसा हो और धर्मांतरण नियंत्रण कानून कैसा हो, इस पर चर्चा की जाएगी। मुख्य वक्ता ने कॉमन सिविल कोर्ट के फायदों को विस्तार से बताया और कहा कि इसके आ जाने से सबको बराबरी का अधिकार मिलने लगेगा। उदाहरण के लिए भारत में एक इंडियन पिनल कोड है पहले से। इंडियन पिनल कोड सबको एक्सेप्ट है, इंडियन एजुकेशन कोड सबको एक्सेप्ट है, इंडियन टैक्स कोड पे सब चल रहा है। लेकिन जैसे ही कॉमन सिविल कोड कहिए या मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूँ, जैसे इंडियन सिविल कोड की बात आती सब उछल जाते हैं। जबकि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है जहाँ से लोग उछल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी मुस्लिम बेटियों को है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत हिंदू बेटियों को बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो इसका पुरुषों से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन इसका लेना देना है वो महिलाओं से, बेटियों से। उदाहरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी की उम्र सबकी बराबर हो जाएगी। आज भी हिंदुओं में शादी की उम्र 18 साल और 21 साल है। लड़की की शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है। लेकिन शरीयत एक्ट के कारण मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल है। पीरियड आ गया तो शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, सबकी शादी की उम्र 20 या 21 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उसका जो बेनिफिट किसको मिला? हमारी मुस्लिम बेटियों को मिला। और वो भी भारत में 10 करोड़ है। अगर 25 करोड़ मुस्लिम है तो 12.5 करोड़ बेटियां हैं, या 30 करोड़ मुस्लिम हैं तो 15 करोड़ बेटियां हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा वो 10-15 करोड़ बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स और ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएंगे। आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तलाक और चल रहे हैं। तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया। और ये 4 के चारों तलाक ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, चिट्ठी भेज के हो जाते हैं, कैसे फ़ोन करके हो जाते हैं। जैसे पहले ट्रिपल तलाक हो रहा था, ये चारों भी ऐसे ही होते हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तलाक लेने का तरीका सबका एक जैसा हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी सबका एक हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता पहले प्रोविज़न है। प्रोविज़न अगर नहीं है तो वो हमारी मुस्लिम बेटियों को है, उनके लिए कोई गुजारा भत्ते का प्रोविज़न नहीं है। केवल उनको मेहर की रकम मिलती है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलती है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो उनको भी कम से कम गुजारा भत्ता मिलेगा। हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, बच्चा गोद नहीं ले सकती है। तो अगर बाय द वे बच्चा नहीं हुआ तो दूसरा निकाह तो हो सकता है, गोद नहीं ले सकते। तो कम से कम जब कॉमन सिविल कोड आएगा उनको एडॉप्शन का राइट मिलेगा, उनको गार्जियनशिप की राइट मिलेगी, उनको विरासत का अधिकार मिलेगा, उनको वसीयत का अधिकार मिलेगा। एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। हम दो हमारे दो सब पे लागू होगा। तो मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड आने से
जो हम एक राम राज्य का सपना हम देख के चल रहे हैं, उस राम राज्य की पुनः स्थापना में बहुत बड़ा एक लैंडमार्क का काम करेगा कॉमन सिविल कोड। 19 जून को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, जिसे लेकर युवक कांग्रेस प्रदेश भर में भारत जोड़ो संदेश यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में आरंग में संदेश यात्रा निकाली गई और राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक साझा किया गया। इस मौके पर आकाश शर्मा ने बताया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, उसी पैगाम को हम छत्तीसगढ़ के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। राहुल जी ने इस देश में एक ऐसा नेता हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो एक मोहब्बत का संदेश लेकर पैदल चले हैं। उसी संदेश को हम राहुल गांधी जन्मदिन में याद कर रहे हैं और राहुल जी का संदेश एवं मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियाँ जैसे महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस आज आरंग हम यहाँ पहुँचे थे। आरंग से हमने शुभारंभ की है पदयात्रा की, एक शहर भ्रमण हम लोगों ने आज किया है इस संदेश को, राहुल जी के संदेश को लेकर। और कल हम अवनपुर जा रहे हैं। आज से प्रदेश के हर बहुत सारी विधानसभा में चालू हो चुका है और आने वाले 19 तक ये रायपुर में समापन होगा इसका और ये विधानसभा स्तर पता चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में मछुआ समाज आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी संख्या के आधार पर दावेदारी ठोक रहा है। समाज के वरिष्ठ सदस्य लगातार बैठकें कर एकजुट होने का प्रमाण भी दे रहे हैं। विगत दिनों खैरझिट्टी में हुई बैठक के दौरान मछुआ समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने एक मत होकर समाज को विधानसभा चुनाव में महत्व देने की बात उठाई। सभी ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से राजनीतिक कार्यों में सक्रिय हैं, लेकिन इस बार समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना ही चाहिए। यहाँ एक सम्मेलन रखे हैं, वह टिकट को लेकर के है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं बहुत पुराना, और हम लोग चाहते हैं कि हमें भी यहाँ एक टिकट देकर प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि 36 से 38 हज़ार यहाँ हमारे समुदाय का वोट है और इतना बहुलता होते हुए भी हम लोग इतना दिन से पीछे थे और हम लोग चाहते हैं कि पार्टी हमें टिकट देकर मतलब प्रतिनिधित्व दे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से कार्य कर रहे ऐसे लोग भी मछुआ समाज में हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन पार्टी के लिए लगा दिया। उनका मानना है कि पार्टी समाज से किसी भी व्यक्ति को टिकट दे, हम उसे जिताकर विधानसभा जरूर भेजेंगे। 1980 से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई है, उस दिन से हम कार्यकर्ता हैं। उस कार्य करते हुए हम अभी तक से पार्टी का निष्ठावान होकर के काम करते आ रहे हैं। इसलिए आज हमारे समाज भी बहुत छत्तीसगढ़ में बहुत संख्या में है। इसलिए हम एक चिन्हित किए हैं कि जहाँ जहाँ हमारी समाज की अधिकतम संख्या है, वहाँ हमको टिकट दिया जाए। खैरझिट्टी के पूर्व अन्य गांवों में भी मछुआ समाज ने इस विषय को लेकर बैठकें की हैं। चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस एक चुनौती है, ऐसे में मछुआ समाज के हजारों लोगों की एकजुटता पाशा पलट सकती है, मगर ये तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। हमारे समाज अब पूर्ण रूप से शिक्षित हो गया है। अब आने वाला समय में हमारे संख्या बल के आधार पे हमें टिकट दी जाए। इस प्रकार के सभी वर्गों में, महिलाओं में भी, हमारे समाज के युवा वर्ग भी में ये सोच चल रही है। और जो पार्टी हमको टिकट देगी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को, जो भी हमारे पार्टी जिस किसी को प्रत्याशी बनाएंगे, हर हालत में हम जिता के उसको विधानसभा में भेजेंगे। इसके लिए हम लोग समाज के, चाहे निषाद समाज हो, भोई निषाद हो, धीवर निषाद हो, सभी लोगों के भी सब बहुत गहराई से काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले तो हमारे आराध्य देवी देवताओं के चेहरे को विकृत कर प्रदर्शित किया गया, अब उनके बोलचाल पर भी बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि बात बात पर पोस्टर जलाने और सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करने वाले अब मौन क्यों हैं। उन्होंने आदि पुरुष में हनुमान के संवादों पर निंदा व्यक्त करते हुए उन्हें बजरंग दल जैसे संवाद होना बताया। पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं
यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई, लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के शब्द मुंह से वो शब्द बुलाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से करवा रहे हैं, शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने सामाजिक जन जागरण का वातावरण निर्मित करने की बात कही, जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री को ये जन जागरण अपने मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण से करनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्यों की शराब पीने वाली फोटो पूरे देश ने देखी है। जन जागरण की जरूरत तो इन्हें है, समाज को नहीं। आज मनीष कुंजाम जी का बयान आया, आप लोग पढ़िए, मैंने आज ट्वीट किया। कवासी लखमा जी के लिए क्या शब्द कहे हैं, भूपेश बघेल जी के लिए क्या शब्द कहें, उसका बयान को आधार मान के राजनीति करने के बजाय झीरम की जांच करवानी चाहिए भूपेश बघेल जी को। शराब में जन जागरण करेंगे बोलते, तो सबसे पहले शुरुआत मंत्रिमंडल से करें ना। मंत्रिमंडल के फोटो हैं दारू पीते हुए, वायरल फोटो हैं, देश भर के लोगों ने देखा। तो जनता को उपदेश देने के बजाय कांग्रेस से शुद्धिकरण शुरू करें, मंत्रिमंडल से शुरू करें। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान अपनी पार्टी के नेताओं का आजादी के पहले और आजादी के बाद के योगदान के साथ ही भारत के नवनिर्माण में उनकी भूमिका बताई जाएगी। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्षी दल से हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई जरूर है, जिससे हम कांग्रेस के पदाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। इस चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां भी पदाधिकारियों को बताई जा रही हैं। एक तरफ ये है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हमारे नेताओं का योगदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में क्या क्या भूमिका रही। दूसरी तरफ जिससे आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक। तो उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं के योगदान क्या रहा है, उनके नेताओं के योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और यूपी सरकार की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि और बूथ मैनेजमेंट, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र के जलविहार कॉलोनी में स्थित एक ऑफिस से लाखों रुपए की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक अंतर्राज्यीय आरोपी भी शामिल है। पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस चोरी का मुख्य आरोपी नागपुर का है और रायपुर के मेहंदी हसन नामक व्यक्ति की मदद से 4 लोगों को शामिल किया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने इस चोरी में 9,85,000 रुपए की चोरी की, लेकिन इनके पास से अभी तक 4.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। कि 11:10 और 11 के दरमियानी रात को उनके ऑफिस जो कि जलविहार कॉलोनी में वहाँ चोरी की घटना हुई है और लगभग 9,85,000 रुपये वहाँ से चोरी हुए हैं, जिसमें गैस कटर का भी यूज़ किया गया है। इस पर चोरी का मामला दर्ज करके इसमें जो है क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था। इसमें कुछ तकनीकी विश्लेषण करने के बाद नागपुर से 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया था, जिसमें एक का नाम अल्तमश है और दूसरे का नाम अमीन अली है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि उनके ऑफिस में ही कैमरा लगाने वाले व्यक्ति ने ये पूरी प्लानिंग की थी और उनको वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसके बेसिस पर यहाँ से हम लोगों ने जो कैमरा लगाने वाला व्यक्ति है उसको हिरासत में लिया, जिसका नाम हरीश संगतानी है। और उसके बाद इन लोगों ने पूछताछ में ये भी बताया कि पूरी प्लानिंग जो है ईरानी डेरा में मेहंदी हसन के घर पे हुई थी और मेहंदी हसन ने ही शैलेंद्र नामक व्यक्ति से मोटरसाइकिल हम लोगों को प्रोवाइड कराई थी। तो इस मामले में टोटल 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और 4.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें धारा 401 भी जोड़ी गई है, क्योंकि इन्होंने पूरा गैंग बनाकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और मेहंदी हसन के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और जिन मामलों में उसकी पूर्व में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उसमें भी हम लोग इसमें उसको गिरफ्तार करेंगे और इनको 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया जा रहा है ताकि बचे हुए पैसे इनसे बरामद किए जा सकें।
आगामी विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने को लेकर राज्य में प्रशिक्षण शिविर कर रही है। लगातार बूथ लेवल से लेकर नगरीय निकाय के अध्यक्षों को भी प्रशिक्षण से नवाजा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि संभाग स्तरीय सम्मेलन से इस प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत की गई है, जो विधानसभावार भी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो एक साथ 4 से 5 विधानसभाओं में कार्य करेंगी। लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपने देखा कि 5 संभागों के प्रशिक्षण हो गया। कल विधानसभा स्तर के भी पार्टों से शुरू किए हैं और आज सभी जिलाध्यक्ष और जितने भी निगम मंडल के अध्यक्ष हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और इसके बाद फिर विधानसभा का लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा और बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत सारी टीम बना दी गई है। एक साथ 5, 6, 7 विधानसभा एक साथ ट्रेनिंग किया जाएगा, जिसमें सेक्टर और जोन स्तर के पदाधिकारी रहेंगे। बूथ के प्रशिक्षण इसके बाद होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।